Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First news is दिस इमेज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर हम शिकरा के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्मॉल प्री है जो वाइडली आपको कंट्री में देखने के लिए मिल जाएगी। अभी रिसेंटली इससे अहमदाबाद में इसको विटनेस किया गया है। शिकरा के बारे में बात करें तो शिकरा का जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ द एसेप्टर बेडियस। एक स्मॉल बर्ड है जो कि यूजुअली एसेप्टर फैमिली में आपको देखने के लिए मिलती है। इसको बहुत आसानी से एशिया अफ्रीका में देखा जा सकता है, जहाँ पर इसे लिटिल बैंडेड गॉश होक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है अपीयरेंस में देखने के लिए, स्पैरो हॉक स्पीशी होती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी एक शार्प 2 नॉट कॉल होती है एंड दे हैव अ टिपिकल फ्लैट एंड ग्लाइड फ्लाइट, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। Their calls are intimated by the drongons and the common hawk cuckoo resembled in the plumage. ये जो शिकारा होते हैं ये स्मॉल रैप्टर्स हैं जो भी 26 से 30 सेंटीमीटर के हमें दिखाई देते हैं। बहुत ही शॉर्ट राउंडेड विंग्स इनके होते हैं, नैरो और थोड़ी सी लंबी सी इनकी टेल होती है। दिस इन द इमेज यू कैन सी ऑल ऑफ दीज फीचर्स वेरी क्लियरली। आगे अगर हम बात करें तो जो एडल्ट्स होते हैं दे आर लिटिल बिट वाइटिश ऑन द अंडर साइड विथ फाइन रूफर्स बार, while the upper part are grey and the lower belly is less barred and thighs are whitish. Okay. अलॉन्ग विद दैट जो मेल्स होते हैं इनके जो आयरस होता है वो रेड कलर का होता है, वहीं जो फीमेल होती हैं उनका येलोइश ऑरेंज कलर का आयरस हमें देखने के लिए मिलता है। लगभग ब्राउनिश अपर पार्ट इनका होता है और जो बैरिंग है या अंडर पार्ट्स होते हैं ये यूजुअली लार्जर साइज़ के हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, तो ये थी इसकी खासियत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जहाँ बात की जा रही है कि इंडिया को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए अमेरिका का नाटो प्लस बेट। कारण क्यों है, क्या है नाटो, क्या है नाटो प्लस, बहुत अच्छे से इस आर्टिकल में एक एक चीज़ को समझाया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग यहाँ पर हो रही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें फोकस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को और साउथ एशिया को। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे वांट कि इंडिया यहाँ पर नाटो +5 कंट्री की ग्रुप का यहाँ पर पार्ट बन जाए। हालांकि अगर आप इंडिया का यहाँ पर रिस्पांस देखेंगे तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसके पहले भी ये जो आइडिया है नाटो टैम्पलेट का उसको क्लियर नो बोल दिया है कि इंडिया डोंट वांट टू ज्वाइन दिस पार्ट। हालांकि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो यूएस विजिट है उसके बाद जो उम्मीदें थी लोगों की वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। अब इस पूरे आर्टिकल में आप समझ लीजिए नाटो क्या है, नाटो प्लस क्या है, फिर हम समझेंगे कि इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, या यूएस क्यों चाहता है कि इंडिया नाटो प्लस का मेंबर बने। चलिए, नाटो की अगर बात करें तो नाटो एक अलायंस है जिसे 31 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री यहाँ पर बनाती हैं, ताकि वो अपनी जो उनकी जो वैल्यू हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें यहाँ पर शेयर किया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं इसके वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कहाँ से, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री। एक डिसोल्यूशन जब हुआ सोवियत यूनियन का और जब कोल्ड वॉर के एंड होने का टाइम आया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि नाटो यहाँ पर जो उसकी रिलेवेंसी है वो लूज़ कर जाएगा। इसी के कारण आप देखिए नाटो हैज़ ओनली सर्वाइव बट ऑल्सो एक्सपैंडेड। जहाँ पर आप देखेंगे तो 2023 में जो सबसे रिसेंट ज्वाइनिंग हुई है वो फिनलैंड की, देन स्वीडन, वो भी यहाँ पर चाह रहा है कि वो नाटो को ज्वाइन करे। तो नाटो अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो ये एक बहुत नीडेड ग्राउंड हो गया है सर्वाइवर के लिए। और इसी के बाद नाटो बार बार पिक्चर में आया जब यूक्रेन और रशिया का आपको वॉर दिखाई दिया।
अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो था नाटो, इसको इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अप्रैल 4 1949 को इसको यहाँ पर साइन किया गया था। मेन पर्पस जो था वो यहाँ पर सेफगार्ड था, ताकि जो पीस है, स्टेबिलिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी है, या सिक्योरिटी जो है मेंबर स्टेट्स की, उसको यहाँ पर ध्यान दिया जाए। वहीं पर जो आर्टिकल 5 हो जाता है वो ट्रीटी का ये बोलता है कि देखिए अगर इसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनमें से किसी भी मेंबर के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक होता है तो वो अटैक सारी की सारी कंट्री के ऊपर समझा जाएगा। ऐसे में नाटो क्या करेगा, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय करेगा। ओके, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? इट्स इन दी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। पहली चीज़ तो आपको नाटो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये नाटो +5 क्या है। देखिए नाटो प्लस की अगर हम बात करेंगे तो ये कोलिजन है जो कंसिस्ट करता है नाटो और 5 कंट्रीज़। ये 5 कंट्रीज़ कौन सी हो जाती हैं? ये हैं अलाइज ऑफ यूएस, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, ये मिलकर क्या करते हैं, नाटो +5 कंट्रीज़ के बारे में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेकर आते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस ग्रुप का ताकि इन्हेंस कर सकें ग्लोबल जो डिफेंस उसको प्रमोट किया जा सके। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इसने कई बार इंडिया को ऑफर किया है मेंबरशिप, लेकिन इंडिया अपने नॉन अलाइन कमिटमेंट के कारण इसे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्या, जब नाटो की यहाँ पर बात की जाती है तो देखिए ये जो नाटो +5 का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खुद ही नाटो ने इसको कहीं पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को, बट स्टिल इसको यहाँ पर डिस्कशन या डिबेट जब होती है या जो एक्सप्लेनेशन है कि अलायंस क्या है, किस तरीके से एक्सपांडेड है, उसे समझाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये जो इंक्लूजन है इन कंट्रीज़ का एज अ मेंबर वुड रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेगोशिएशन होंगे, असेसमेंट होंगे, इसीलिए आप देखेंगे नाटो +5 का एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इनिशियली अगर आप बात करेंगे तो नाटो का जो सबसे पहला टारगेट था इट वाज द सोवियत यूनियन, जो कि अब यहाँ पर आपको रशिया देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो नाटो +5 का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है ये है चाइना को काउंटर करना, और इसी के लिए आप देखेंगे चाइना को जब भी काउंटर करने की बात आएगी कि इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब देखिए लगातार जैसे जैसे रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात बढ़ती जा रही है, इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है और इंडिया को बार बार ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि वो क्या करे, नाटो +5 को ज्वाइन करे, जो कि एक तरीके का अम्ब्रेला है जो कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, डिहरेसेंस प्रोवाइड करेगा, एक पोटेंशियल थ्रेट जो इंडिया को हो सकता है और उसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म को इंक्रीज़ करना, या फिर जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है मेंबर स्टेट्स के बीच में उसे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है कि इंडिया को इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये तो एक छोटी सी बात हो गई, लेकिन अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देयर आर सर्टेन थिंग्स। फर्स्ट थिंग, अगर आप नाटो को ज्वाइन करते हैं, नाटो +5 को, ओके, आई हैव ऑल्सो रिटन कि यूएस क्यों चाहता है और क्यों नहीं, हम इसको भी यहाँ पर समझेंगे। अगर देखिए इंडिया यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो ये एनॉय कर देगा कि इसको, एक तो इंडिया अपने अच्छे से दोस्त रशिया को, दूसरा चाइना को भी बड़ी गुस्सा आएगी कि भाई हम इंडिया का क्या बिगाड़ रहे हैं जो फालतू में एक ग्रुपिंग कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए लीजिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, अगर आप देखेंगे तो इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया रशिया के साथ ऑयल परचेज कर रहा है, इनफैक्ट चाइना के साथ भी अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर रशिया को अगर आप देखेंगे, रशिया आज की डेट में भी ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, इनफैक्ट जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यूएस लेड जो अलायंस सिस्टम है they may be tempting, but जो threats हैं by China it could ultimately prove counterproductive and detrimental।
अगर एक मिलिट्री फ्रेमवर्क की बात करें तो इंडिया यहाँ पर चाहेगा कि उसके एक्शंस फ्रीडम भरे हों। वो एक इंडिपेंडेंस पॉलिसी चाहता है चाइना के साथ, ना कि किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड होना। थर्ड, अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो ऑटोनोमी है, वो अलाउ ही नहीं करती इंडिया को। इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट के कॉन्सेप्ट पर बात करता है, जहाँ वो किसी भी ऐसे मिलिट्री ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होना चाहे। इंडिया की इस समय प्रॉपर्टी क्या है, प्रायोरिटी क्या है कि वो अपनी खुद की जो रीजनल डायनेमिक्स हैं, इंडिया की खुद के जो चैलेंजेस हैं, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बात करें, चाहे टेररिज्म को लेकर बात करें, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करें, पहले उस पर फोकस करना। वहीं NATO+5 का जो मेन उद्देश्य है वो है चाइना को काउंटर करना। इसी के लिए फॉर द टाइम बिंग इंडिया ने यहाँ पर अपने थॉट यहाँ पर पोस्टर किया है फॉर द क्वाड, जो कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US और एशिया नाटो जो एज पर दी चाइना, इसका एक मेंबर आपको नज़र आता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें समझते हैं कि यूएस क्यों चाहता है। यूएस चाहेगा पहले कि भाई पैसिफिक ओशन में और सदर्न साउथ एशिया में अगर उसे चाइना को काउंटर करना है तो काउंटर बैलेंस करने के लिए केवल उसे ऑस्ट्रेलिया की आवश्यकता नहीं है, दूसरे एंड पे उसे इंडिया की आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, रशिया तो ज्वाइन करने से रहा, राइट। अब रशिया अगर यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेगा तो हु विल बी द कंट्री? तो दैट वुड बी इंडिया, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर चाइना को काउंटर कर सके। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात की जा रही है डिफेंस टाइज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे, डिफेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग यहाँ पर होगा, एक रीजनल स्टेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी, सो दैट जो इंडिया को बार बार जो प्रॉब्लम होती है चाइना के अटैक करने से, उसको भी यहाँ पर काउंटर किया जाएगा। वहीं नाटो का जो रीच है इंडो पैसिफिक में वो बढ़ेगा, और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, नेविगेशन, डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सकेगा। चलिए मान लेते हैं इंडिया ज्वाइन करता है, इंडिया को क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को बेनिफिट होगा सिक्योरिटी कोऑपरेशन के मामले में। इंटेलिजेंस शेयरिंग मिलेगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग मिलेगा, जो उसकी 5 पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया, वहाँ से भी इंडिया को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के सबके अपने साथ अलग अलग बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, जो इंडिया को बाय डिफ़ॉल्ट एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन में मदद करते हैं। दूसरी बात, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मिल जाएगी, डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी। NATO+5 यहाँ पर देखिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करेगा, बाकी 31 कंट्रीज़ इंडिया के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करेंगी, जिससे इंडिया का जो डिफेंस लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिससे रीजनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं तो इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो सिक्योरिटी है ये बहुत उभर कर बाहर आएगी। साथ ही जो एडवर्सरीज़ हैं, जैसे इंडिया का जो कैपेबिलिटी है या जो पोटेंशियल्स है, उसको लेकर आप देखेंगे जो थ्रेट्स लगातार इस रीजन में बने हैं, उसको भी काउंटर किया जा सकता है। चलिए, सब कुछ ठीक था, इंडिया को डिनाई क्यों कर देना चाहिए? उसके लिए पहले तो ये 3 चीज़ें हमने देखी, 1, 2 एंड 3। लेट्स डिस्कस दी अदर थिंग ऑल्सो। देखिए, पहली बात तो इंडिया एक नॉन अलाइन कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी ऐसे प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक ग्रुप का पार्ट बने। दूसरा, इंडिया रीजनल पार्टनरशिप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। वो चाहता है उसके शेयर इंटरेस्ट हैं सबके साथ, उसकी बॉर्डर शेयर होती है, ऐसे में वो चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, या जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हों, उनके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप करना पसंद करेगा, ना कि उन्हें प्रोवोक करने का काम। इंडिया के अपने खुद के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, बॉर्डर चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, वो इंडिया अपने हिसाब से उन्हें डील करना चाहता है। अलॉन्ग विद दैट, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रोवोक करे चाइना को, या फिर अभी इस समय जो उसका दोस्त रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पर किसी भी तरीके का इशू क्रिएट हो। सो दीज आर द पॉइंट। आई होप यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आप एक आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाई, व्हाट आर द रीजंस, या इंडिया को क्यों आपको ऐसा लगता है कि इंडिया को NATO+5 को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आप NATO+5 को ज्वाइन करने के बेनिफिट और NATO+5 को ना ज्वाइन करने के बेनिफिट्स, दोनों चीज़ें यहाँ पर आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने आंसर्स हमें हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। वी विल सी, वी विल चेक एंड वी विल असेस योर आंसर्स। चलिए,
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की, जो कि अपने आप में एक लास्ट सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। अब ये बात कब निकल कर आ रही है? बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो दुबई में यहाँ पर होनी है दिसंबर में, उसको लेकर। जैसा आपको पता है लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं COP 28 को लेकर, बट स्टिल जो COP 28 की मीटिंग है उससे यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या करना, लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, आप धीरे धीरे समझेंगे तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो कंट्रीज़ हैं दे आर वरीड, क्योंकि जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनको भी यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो जो आउटकम है ग्लोबल स्टॉक टेल का, ये इन्फॉर्म करता है कंट्रीज़ को कि क्या अपडेट्स हैं, क्या उनके एक्शंस हैं और क्या यहाँ पर एनहांसमेंट होने चाहिए। 2015 की अगर हम बात करें, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, कंट्रीज़ यहाँ पर एग्री हो गई कि वो एक मिला जुला एफर्ट लेकर आएंगे। ठीक है, क्या मिला जुला एफर्ट? ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है जिसमें इंक्रीज हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, इसको यहीं तक लिमिट किया जा सके। सो ये यहाँ पर जो मीटिंग होगी ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रखने के बारे में बात करेगी। इसके अलावा देखिए, मिटिगेशन पाथवेज को लेकर, टेम्परेचर गोल को लेकर और क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर होने हैं। चलिए, एक चीज़ समझ लेते हैं पहले, UNFCCC। UNFCCC यहाँ पर क्या कर रहा है? यही वो इंस्टीट्यूशन है, एक सुप्रीम बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो क्या कर रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कंडक्ट करवाता है। ये बॉन में यहाँ पर मिलेंगे, जो इसका सेक्रेटरीट है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे बॉन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। पहली जो COP मीटिंग हुई थी वो बर्लिन जर्मनी में हुई थी। अभी तक जितनी COP मीटिंग्स हुई हैं उनको एक बार उन पर हल्की सी नज़र लगाते हैं। सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको COP 3 याद रखना है। COP 3 का जो मीटिंग था क्योटो जापान में, जो फेमसली क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज और स्पेशली जो आपकी CFC वगैरह हैं और रेफ्रिजरेटर में इन्हें यूज़ करने पर बैन करता है। COP 7 मैराकश मोरक्को में हुआ था। मैराकश एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ था, जो क्योटो प्रोटोकॉल का ही रेटिफिकेशन था। COP 8 जो इंडिया में हुई थी 2002 में, यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा, जिसमें जो डेवलपमेंट, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट की बात की जाएगी, और क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है कंट्रीज़ के बीच में, उसकी भी बात यहाँ पर होगी। वहीं आ जाएगा COP 15, जो बात करेगा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर फाइनेंस करना शुरू करेंगी टू दी अदर कंट्रीज़ विद द $30 बिलियन। COP 14 जो पोलैंड में होगा, ये फंड यहाँ पर एक डेवलप करेगा क्योटो प्रोटोकॉल में। COP 13 यहाँ पर एक बाली रोड मैप एक्शन प्लान जिसे बोला जाएगा, ये विजन है मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेके। वहीं COP 18 की अगर आप बात करेंगे, दोहा एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बोल रहा है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका इमिशन हमें 18% कम करना है। वहीं COP 21 जो पेरिस में होगा, पेरिस एग्रीमेंट, ये बोलेगा कि जो पूरा ग्लोबल टेम्परेचर है इसे 2 डिग्री से नीचे रखना है। कहाँ पर? प्री इंडस्ट्रियल एरिया का जो टाइम था इंडस्ट्रियल एरिया का, उसी तरीके से इसी को लेकर लगभग 100 बिलियन फंड यहाँ पर जो रिच कंट्रीज़ हैं वो क्रिएट करेंगी। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा COP 26, जो कहाँ पर हुआ था? 2021 में ग्लासगो UK। इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि वो नेट ज़ीरो टारगेट लेगा अपना 2070 तक। वहीं इंडिया ने फेज डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर के बारे में भी बात करी थी। चलिए आगे अगर हम बात करें COP 27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में यहाँ पर हुआ, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंटली कुछ चीज़ें हुई थी। लॉस एंड डैमेज फंड, यू शुड रिमेंबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सारी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड में एक अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, सो दैट जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की से जो समस्याएँ हो रही हैं उससे लड़ने में सहायता मिलेगी। अब अगर हम बात करें तो देखिए COP 28
यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो यहाँ पर नवंबर से दिसंबर 2023 में होना है। ये एक इंटरनेशनल गैदरिंग होगी जहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा कंट्री एक साथ आएंगी और नेगोशिएट करेंगी जो ग्लोबल चेंजेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो एक्शन है उनमें क्या लेना ज़रूरी है। COP28 इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को लेकर, चाहे ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें, हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, उसको लेकर क्या इमीडिएट चेंजेस होंगे, क्या इमीडिएट डिसीजन हमें लेना चाहिए, वो यहाँ पर बताएंगे। ये कॉन्फ्रेंस साथ ही प्रोवाइड करेगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कंट्रीज़ के लिए जो उनके लिए टारगेट सेट करेगा, एक बेस्ट प्रैक्टिस कंट्रीज़ के लिए क्या होना चाहिए और क्या उनका कमिटमेंट होना चाहिए ग्लोबल चेंज को लेकर, ये भी बात करेगा। साथ ही ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री या उससे नीचे रखने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो सुल्तान अहमद अल जबेर, जो कि जिन्हें रिसेंटली COP28 का प्रेसिडेंट चूज़ किया गया है, जिनके ऊपर बहुत सारे विवाद भी हो रहे थे, उनकी भी यहाँ पर क्या है, कुछ डिसीजन है। अब चूंकि जो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है जो जून 2023 में यहाँ पर हुई थी, उसने एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग। चलिए समझ लेते हैं COP28 में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए, मीथेन इमिशन को नेट ज़ीरो करने का प्लान किया जा रहा है, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाएगी, जो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर क्या चेंजेस होने हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल करने और काउंटर करने के बारे में भी काम होगा, और बैटरी स्टोरेज को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, लिथियम के यूज़ को लेकर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जानी हैं। चलिए बात करते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की। इम्पॉर्टेंट हो जाता है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। देखिए, कंट्रीज़ गैदर होंगी बॉन जर्मनी में, यूनाइटेड नेशंस में, जर्मनी में फॉर द यूनाइटेड नेशन मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 5 से 15 जून के बीच में, जिसे ही हम बॉन कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको दो बॉडीज़ यहाँ पर लीड करेंगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस विच इज़ द UNFCCC, जिसे एक सब्सिडरी बॉडी बोला जाता है फॉर द साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजी एडवाइजेज, और दूसरी बॉडी होगी इट इज़ द SBI विच इज़ सब्सिडरी बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये यहाँ पर एक ग्राउंड वर्क क्रिएट करेगा ताकि दुबई की जो कॉन्फ्रेंस है COP28 की, उसके लिए एक प्रायोरिटी यहाँ पर सेट की जा सके। ठीक है, अब देखिए यहीं पर बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और साथ में COP27 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाया था, COP27 ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करी हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आएगी लॉस एंड डैमेज फंड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो यहाँ पर क्या करेंगी, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ढूंढ रही हैं और जिन्हें लॉस एंड डैमेज हुआ है, चाहे ये डैमेज मॉनेटरी फॉर्म में हुआ हो, फिजिकल या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म में हुआ हो, डिवास्टेशन हुआ हो एक्सट्रीम वेदर की वजह से, उनको पिछले 3 दशकों में जो भी नुकसान हुए हैं, फाइनली उसको लेकर एक फ़ंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर कॉलिंग फॉर द अर्जेंट चेंज टू चेंज द वर्ल्ड बैंक। जो उनकी फंडिंग पॉलिसीज़ है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसको यहाँ पर चेंज करने की भी आवश्यकता है। अलॉन्ग विद दैट जो पार्टीज़ ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जस्ट ट्रांजिशन पाथवे। जस्ट ट्रांजिशन पाथवे की बात कर रहे हैं कि हमें ट्रांजिशन करना है फ्रॉम दिस लाइफ स्टाइल टू द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, जिसके लिए इंडिया ने लाइफ इनिशिएटिव भी चलाया हुआ है, और नेट ज़ीरो एमिशन करना है हमें बाय दी 2070। तभी जस्ट ट्रांजिशन का जो मतलब है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है हमें पाथवे को, ये किया जा सकेगा। साथ ही ये जो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो फंड्स हैं उनको इजी मोबिलाइज करने के बारे में भी बात कर रहा है, और किस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें दूसरी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए, क्या मेजरमेंट है, क्या रेस्टोरेशन है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, बिल्डिंग फ्लड डिफेंस क्या होनी चाहिए,
वेटलैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैनग्रोव्स या स्वैम्प्स को कैसे रिस्टोर करना है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं। अब जब ये चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं तो जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं इन्हें फंड्स जुगाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे में होगा क्या, लगभग $100 बिलियन पर ईयर एक रिच कंट्री यहाँ पर प्रॉमिस कर रही है दैट दे वुड रिसीव फ्रॉम 2020 एंड अ प्रॉमिस इज नॉट येट फुलफिल्ड। व्हाट इज़ हैपनिंग, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पर प्रॉमिस कर देती हैं कि दैट दे विल प्रोवाइड द फंड, बट जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, दे आर स्टिल सफरिंग एंड ओनली अबाउट 20 बिलियन गोज टू द अडेप्टेशन. So in the Glasgow countries agreed to double their net proportion और इसी के साथ जो फाइनेंसिंग है उसको एक हाई लेवल पर ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात करना है हमें ग्रीडफ्लेशन की। ग्रीडफ्लेशन क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे फाइनली डिसाइड होता है प्राइजेस। चलिए सबसे पहले समझना होगा हमें कि ग्रीडफ्लेशन आखिर होता क्या है। देखिए ग्रीडफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, देखिए वो सिचुएशन जहाँ पर जो कॉरपोरेट हैं दे ग्रीड्स फ्यूल्स इन्फ्लेशन instead of the traditional wage prices spiral, it is the profit price spiral that derives inflation. In developing countries, चाहे आप यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, यहाँ पर एक सेंसस देखा गया है जिसमें जो ग्रीड इन्फ्लेशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। दैट मीन्स ग्रीडफ्लेशन की अगर हम सिचुएशन की बात करें या नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक तरीके से लालच प्रेरित इन्फ्लेशन है, ठीक है, ग्रीड डिराइव्ड इन्फ्लेशन है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो वेज प्राइस स्पाइरल है, जहाँ कंपनियाँ क्या करती हैं अपनी बढ़ी हुई जो उनका बढ़ा हुआ प्राइस है उसको पाने के लिए उसके साथ क्या करती हैं, प्रॉफिट मार्जिन को अधिक दिखाते हुए अपने जो प्राइजेस हैं उनको क्या करेंगी, उनको इंक्रीज़ करती जाती हैं और ऐसे में जो इन्फ्लेशन है उसका यहाँ पर ये प्रॉफिट निकालते हैं, इसे ही ग्रीड इन्फ्लेशन बोला जाता है। वेज स्पाइरल अगर आपको नहीं पता है तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, एक कंडीशन है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन में क्या होगा, जो हायर प्राइजेस हैं कंज्यूमर गुड्स के वो यहाँ मिलेंगे, हायर प्राइजेस होंगे और वहीं आपको क्या देखने मिलेगा, हायर डिमांड यहाँ पर वेजेस की होगी, हायर लेबर यहाँ पर चाहिए पड़ेगा टू कॉस्ट लीडिंग टू द हायर प्राइजेस और यही होता है जिससे आपको वापस से इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब वेज हाइक्स एंड प्राइस राइज रिजल्टिंग इन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज द वेज स्पाइरल और इसी की वजह से जो घटना आपको घटती हुई दिखाई देती है इसे ग्रीडफ्लेशन बोला जाता है। ग्रीडफ्लेशन से होता क्या है, देखिए कम आय और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इससे इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि जो उनकी लाइफ डे टू डे की चीज़ें हैं उससे उन्हें क्या करना पड़ता है, कटौती करना पड़ता है। जबकि जो रिच क्लास होती हैं, हाई क्लास के जो लोग होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी की प्राइजेस में इंक्रीज़ कर लेते हैं जिससे जो बैलेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन वो गड़बड़ा जाता है और इसी के कारण आप देखेंगे इकोनॉमिक बबल की स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में कंपनीज़ को बहुत बड़ा नुकसान झेलना भी पड़ सकता है। इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ग्रीड इन्फ्लेशन के टाइप से। देखिए पहले टाइप की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा जो एनर्जी कंपनीज़ होती हैं या जो फ्यूल कंपनीज़ होती हैं उनके द्वारा कैसे करेंगी। देखिए किसी भी कभी भी मान के चलिए कोई संकट है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई हुई है या कोई राजनीतिक घटना हो रखी है या फिर ये कंपनीज़ क्या करती हैं ऐसी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन को देखते हुए अपनी जो प्राइजेज़ हैं उन्हें यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगी, फ्यूल के प्राइस बढ़ा देंगी। तो ये तो हो गया प्राइस का बढ़ाना। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे इन्होंने प्राइस बढ़ाया ये उस प्राइस बढ़ाने का फ़ायदा उठाती हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे और कंपनीज़ के इनडायरेक्टली बिहेवियर की वजह से इस व्यक्ति को जिसको पहले 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था अब उसे 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। ऑल राइट,
तो ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, भाई संकट के समय मान के चलिए कोई संकट की सिचुएशन आ जाए जहाँ पर भाई भोजन पानी या जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मांग अचानक से बढ़ जाए, जैसे कोविड-19। ऐसे में जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उसको जो सेलर होता है उनकी प्राइजेस बढ़ा देगा, और प्राइस बढ़ाने की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ जाएगा, और यही है आपका ग्रीड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज दी प्राइस मार्क्स अप और प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी क्या करेंगी, ये इंक्रीज कर देती है प्रॉफिट मार्जिन बाय कीपिंग द मार्केट प्राइस हाई इवन व्हेन इनपुट्स कॉस्ट डिक्रीज। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि इफ रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्लाइन, companies may maintain product price without passing on saving to customer. This allow companies to generate higher profit and contribute to inflationary pressure. Rather what they could do कि अगर किसी कच्चे माल की लागत में गिरावट आई है तो कंपनी क्या कर सकती हैं, उसको प्राइस में से स्लैश कर सकती हैं, बट कंपनीज ऐसा ना करते हुए उस अमाउंट को क्या कर लेती हैं, अपने पास सेविंग के रूप में निकालती हैं, और जो प्राइस था एज इट इज़ उसको उसी तरीके से जाने देती हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो इंडियन की जो कंपनीज़ हैं, महामारी यानी कोविड-19 के पहले की अगर आप बात करेंगे तब से और अब में उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 गुना ज़्यादा हो चुका है, जो बता रहा है कि इंडिया भी किसकी लपेट में आ चुका है, ग्रीड इन्फ्लेशन की लपेट में आ चुका है। ग्रीड इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होंगे, जैसा मैंने आपको बताया नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमी पर, एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है सोशल और मेंटल कॉन्टेक्स्ट में, वहीं लोगों की जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो रिच और पुअर का गैप है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही वॉलेटिलिटी या फिर फ्रेजिलिटी आपको फाइनेंशियल मार्केट में देखने मिल सकती है। अलॉन्ग विद दैट एक ग्लोबल जो इम्बैलेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी रिसेंटली देखिए जब टमाटर के प्राइस आपके बढ़े थे, आपको याद होगा जब टमाटो के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे तो इससे समझ में आ गया था कि जो देश में टमाटर है उनकी कीमत 2 गुना हो गई, और अचानक से इस तरीके से जो ये कीमत बढ़ी है, यही जो घटना है इसको आप क्या बोल सकते हैं, यही है ग्रीड इन्फ्लेशन। ओके, आज की डेट में जो यूनाइटेड नेशन है वो इससे बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहा है। डिमांड्स यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, जो ग्रीड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से इंडिया में भी देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेन ड्राइवर्स क्या हैं इंडिया में ग्रीड इन्फ्लेशन को लाने के लिए, देखिए सबसे पहले ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस की वजह से मेटल या फूड आइटम्स जो मार्केट में प्राइस है उनका अलग प्राइस होना, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडिया के इम्पोर्ट बिल पर। वहीं जो सप्लाई साइड बॉटल नेक है वो सेकेंड वेव कोविड की वजह से वो बहुत ही तरीके से डिवास्टेटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग है अलग अलग सेक्टर का, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन की, ये इम्पैक्ट हुई है। अलॉन्ग विद दैट लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा आ चुकी है, जिसकी वजह से जो आरबीआई है अलग अलग मेजर्स के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और लोन रीपेमेंट जैसी सिस्टम को चला रहा है। ओके, तो ये है लालच मुद्रास्फीति या ग्रीड इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। बहुत ही छोटा सा न्यूज़ है, आपको सिर्फ याद रखना है इंडियन रिफाइनरीज फाइनली व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि ये अब रशिया को पेमेंट करेंगी युआन में। ठीक है, युआन एक मुद्रा है, कहाँ की करेंसी आपको पता होना चाहिए, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग। येस, इट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना, द रेमनिनबी और द पीपल्स मनी, इसी को बोला जाता है। ओके, देखिए रशिया और चाइना इन्वेजन के बाद इंडिया ने यहाँ पर क्या करना चालू किया था, रशिया से ऑयल खरीदना चालू किया था। फाइनली इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो क्या करेंगी, अब जो रशिया से ऑयल ले रही है इसका जो पेमेंट है ये करने वाली हैं युआन में, जो कि क्या करेगा इंडिया और चाइना को, आप देखेंगे यहाँ पर युआन का जो पेमेंट है ये बूस्ट करेगा बीजिंग के एफर्ट को, ताकि जो इंटरनेशनलाइजेशन है करेंसी का, स्पेशली डॉलर का, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। ऑलराइट, चलिए ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.